कल आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ लिए थे और उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करके हम लोगों ने क्या किया था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करके फिर उसका कैपेसिटेंस चेक किया था क्या होता है। ठीक है, आज का अगला टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, तो हाई स्कूल में आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पढ़ा था, दो टाइप के कॉम्बिनेशन पढ़े थे, सीरीज और पैरेलल में, है ना। तो आज यहां पर आप पढ़ेंगे कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन। तो कैपेसिटर को भी आप सीरीज या पैरेलल में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर अगर आप लिखेंगे यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो दो टाइप का कॉम्बिनेशन होता है भैया। नंबर 1 होता है सीरीज और नंबर 2 होता है पैरेलल। तो अगर पहली बात किया जाए सीरीज की, तो सीरीज में क्या होगा, दो टाइप, दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर है। ठीक है, उनको आप सीरीज में जोड़ देंगे। सीरीज कैसे पहचानोगे, यहां पर एक कैपेसिटर है, ठीक, इसको आपने किससे जोड़ा, पॉजिटिव पोटेंशियल से एक प्लेट को, निगेटिव वाले से दूसरे प्लेट को। उसके बाद दूसरे कैपेसिटर का जो पॉजिटिव वाला सिरा होगा उसको आप जोड़ देंगे इस पहले कैपेसिटर के निगेटिव वाले सिरे से। फिर ये दूसरा कैपेसिटर हो गया, ठीक है, निगेटिव निगेटिव। फिर उसके बाद फिर तीसरा कैपेसिटर जोड़ देंगे, ठीक, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। ठीक है, मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका है C2 और इसका है C3। ठीक है, अब होता क्या है कि आप जब कैपेसिटर को जोड़ रहे हो तो हर कैपेसिटर में यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बेटा डिवाइड हो जाता है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V3। क्लियर है, V1, V2, V3। चार्ज सब में सेम होगा, यहां भी Q होगा, यहां भी Q होगा और यहां भी Q होगा। जैसे रजिस्टर को जोड़ते थे तो आप देखते थे सीरीज में जब जोड़ा जाता था तो सारे रजिस्टर में सेम करंट जाती थी, यहाँ सारे रजिस्टर में सेम चार्ज आएगा, सारे कैपेसिटर में। वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता था भाई, रजिस्टर 1 में V1 होता था, रजिस्टर 2 में V2 होता था, रजिस्टर 3 में V3 होता था। हाई स्कूल वाला कुछ याद है थोड़ा बहुत? वो कह रहा नहीं याद है। अरे यार ऐसे करते थे ना हम लोग, थोड़ा सा ऐसे करते थे। यहाँ पर V1 होता था पोटेंशियल, यहाँ पर V2 होता था, यहाँ पर V3 होता था, करंट सब में आई ही जाता था। इसका रजिस्टर R1, इसका R2, इसका R3, फिर सब निकाल उकाल के आता था R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे ही आता था। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता था। कैपेसिटर में देखेंगे क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पोटेंशियल आपका V1 है, कैपेसिटेंस C1 है, चार्ज आपका क्या है, Q है ना। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का बेटा, C इज इक्वल्स टू Q बाई V। तो V इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, Q बाई C लिखा जा सकता है। V को इधर कर दिया, C को इधर कर दिया, तो V1 बराबर क्या लिख सकते हो, Q अपॉन C1। ठीक है, हाँ क्या नहीं लिखा, अच्छा इधर ये नहीं दिख रहा, अच्छा तो बताओ, यहां से मतलब लाइन खींच देना इसके इस तरह, अब दिखेगा। चलो तो C इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, Q बाई V। तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, Q बाई C। तो V1 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन C1। V2 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, Q बाई C2।
और V3 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन C3। ठीक है, अब इसको मैंने क्या किया है कि जिस पोटेंशियल से क्या किया है, कनेक्ट किया है तीनों को, वही पोटेंशियल ही डिवाइड होके V1 V2 V3 बने हैं। तो हमारा टोटल पोटेंशियल क्या है, V है, और उसी V को ही हमने डिवाइड किया है, पहले कैपेसिटर के सिरों के बीच में जो डिवाइड हुआ है वो है V1, दूसरे कैपेसिटर के में जो डिवाइड हुआ है वो V2, तीसरे में जो डिवाइड है वो V3। ठीक है, यानी टोटल पोटेंशियल हमारे पास क्या है, V, और वही V जो है तीन पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो आपका जो V हो जाएगा वो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं दैट इज Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, और V इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं Q अपॉन C इक्विवेलेंट, यानी टोटल कैपेसिटेंस। यहां से Q कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, उसके बाद Q से Q कैंसिल आउट हो गया, फाइनल आंसर आ गया 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यही आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। रेजिस्टेंस में ऐसे आता था, कैपेसिटेंस में ऐसे आएगा। ठीक है, जो रेजिस्टेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला सिस्टम था वो यहाँ पे सीरीज में आ जाएगा, और जो वहां सीरीज वाला था वो यहाँ पैरेलल में आ जाएगा, उल्टा हो जाता है। ठीक, नोटिया लो। हाँ बेटा, अच्छा ठीक है, कोई बात, बस बता दो कहां से कहां तक आ रहा है, उतने में ही लिखें, और क्या। हिल गया, कोई बात नहीं, जिसको देखना है इसे देख लेगा। कुछ नए लोग भी हैं क्या, तुम और सब तो पुराने ही हो। कल आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और बचा है, आज के बाद कल जो है ये समाप्त हो जाएगा, फिर आपको न्यूमेरिकल हम लगवा देंगे इसके ऊपर जितने भी हैं। हाँ बेटा, ये तुम्हारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखोगे तो सेकंड चैप्टर है, रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखोगे तो फोर्थ चैप्टर। नहीं नहीं, कल खत्म होगा, अभी चलेगा। कल थ्योरी पार्ट इसका खत्म हो जाएगा, मंडे को न्यूमेरिकल लगाएंगे हम लोग, वेडनेसडे को भी न्यूमेरिकल ही लगाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, तो 2 टर्न कम से कम न्यूमेरिकल लगाएंगे इसका, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न पे, मतलब फिर उसके नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, जैसे ही जून जुलाई में मतलब एक बार बैच आपका स्टेबल हो जाएगा तो एक बार हम ये 4 चैप्टर आपको फिर से रिवीजन करवा देंगे संडे को बुलाकर। ठीक है, संडे बुला करके एक बार दोबारा ये पूरा चारों चैप्टर शुरू से अंत तक पढ़ा देंगे। जो नए बच्चे आए जिनका छूट गया है ना, जैसे कोई सेकंड चैप्टर से आया, कोई थर्ड से आया, कोई इसी चैप्टर में आया है, तो अब ये 4 चैप्टर हम मान के चल रहे हैं बच्चों का छूटा है, ये 4 चैप्टर हम आपको दोबारा संडे को पढ़ा देंगे। यहां से देखो, C इज इक्वल्स टू Q बाई V होता है, ये वाले लाइन, यहां से Q कॉमन ले लिया,
तो अंदर बचा 1/C1, 1/C2, 1/C3। और V बराबर अभी यहां देखो लिखे थे ना Q/C, तो Q से Q कट गया। C इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब इनके कॉम्बिनेशन से जो टोटल कैपेसिटेंस आया है वो है C इक्विवेलेंट, टोटल कैपेसिटेंस। भाई यहाँ एक कैपेसिटर नहीं है ना, 3 कैपेसिटर या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जब 3 से ज्यादा होंगे, या 3 है या 4 है 5 है जो भी है, तो उनका एक कंबाइंड कैपेसिटेंस होगा। तो वो कंबाइंड कैपेसिटेंस आपका C इक्विवेलेंट है। और पर्टिकुलर एक एक का जो कैपेसिटेंस है वो C1, C2, C3 इस तरीके से। तो इस तरीके से जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ योर सर्किट, यानी आपके सर्किट का कुल संधारिता। ठीक है, आज तुम पीछे बैठ गए यार। पंखा, अरे वाह। क्लियर है बेटा? आज आपको इन वीडियोस की लिंक भेज देते हैं ना, सब अपलोडेड है और क्या, पर डे अपलोड हो जाती है। नहीं तो अभी अनलिस्टेड है, अभी पब्लिक नहीं किया। पब्लिक धीरे धीरे होगी एक एक करके। हम अपलोड करके यूट्यूब पे रखे रहते हैं मैटर, बस जब मुझे पब्लिक करना होता है तो उसको पब्लिक कर देते हैं। कम से कम 15 से 20 वीडियो हमारे यूट्यूब पे अपलोडेड है, लेकिन अनलिस्टेड पे है। ठीक है, लिंक जाएगी तो देख लेना। चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट फिजिक्स बाय मयंक पांडे। हाँ, तब का है पूछ रहे हो, जानते हो? चलो मिटा रहे बेटा, रुक जाए। यूनिवर्सिटी में नहीं, सिविल लाइन में एक क्लास है RK गुप्ता क्लासेस, तो वहीं पे वो भी तैयारी करते थे और मैं भी तैयारी करता था सेम बैच में। 2011 में उनका UPTU में सिलेक्शन हो गया था, तो HBTI ज्वाइन कर लिए थे। और हम लोगों का मतलब और लोगों का नहीं हुआ था, तो हम लोग प्राइवेट कॉलेज लिए थे। वही कानपुर में हम भी एडमिशन लिए थे बीटेक में, प्राइवेट कॉलेज में, और वो HBTI में लिए थे। तो कानपुर में भी 1-2 बार मुलाकात हुई थी, ऐसी बात नहीं है। काम उम पड़ता था तो मुलाकात हो जाती थी। फिर बीटेक ड्रॉप करके जब वापस आए थे यहाँ पे, तो उनका टारगेट था IAS की तैयारी करना। तो ये हुआ कि थोड़ा बहुत कोचिंग में पढ़ा ले, क्योंकि उनके फादर थोड़ा सा बिजनेस में उनको लॉस हुआ था, घर और सब बिक गया था उनका, किराए पे रहते थे बेचारे किसी तरीके से। तो ये हुआ कि कुछ सपोर्ट मिलेगा, पढ़ा लेते हैं किसी कोचिंग में। तो वहीं क्या बोलते हैं, ये स्टेशन के पास एक कोचिंग थी, सॉफ्टवेयर एकेडमी। हाँ, जंक्शन के पास सॉफ्टवेयर एकेडमी पढ़ा, वहाँ पे उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। तो ICSE के 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाया। 14 या 15 बच्चे उस बैच में थे, जिसमें से 13 बच्चों का 90% के ऊपर आया था। तो तभी से उनको लगा कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। फिर उन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन एक साथ पढ़ाना शुरू किया, और शुरू में 10th हाई स्कूल की फिजिक्स डाली, और उससे उनको 10,000 सब्सक्राइबर एक साल में मिले। फिर 10,000 सब्सक्राइबर जब मिल गए, तो पहली तनख्वाह उनकी यूट्यूब से आई थी 8,000 कुछ रुपए। तो उसके बाद उन्होंने ऑफलाइन छोड़ करके सीधा ऑनलाइन ही काम करना शुरू कर दिया। मेरी बात 2019 में लास्ट टाइम हुई थी। उसके बाद से जो नंबर वंबर है उनका मेरे पास, वो लगते नहीं। 3 नंबर उनका, मतलब जब वो इलाहाबाद में थे तब उनका एक अलग नंबर था, तो वो नंबर मेरे पास अभी भी सेव है। जब वो कानपुर में थे तब एक नंबर दिए थे, वो भी नंबर सेव है। जब वो इलाहाबाद लौट के आए थे तब भी एक नंबर दिए थे 2019 में, वो नंबर भी सेव है। लेकिन आज के समय तीनों नंबर नहीं लगते। ठीक है, तीनों आउट ऑफ रीच बताते हैं। चलो, होता है, ये सब चलता रहता है। आपके सामने से कोई बंदा उठ करके चला जाता है, हालांकि उसने मेहनत की है, ऐसी बात नहीं है। अलख पांडे जो है वो उसी हिसाब से मेहनत किया।
एक वीडियो बनाने से पहले एक हफ्ते की पीछे की मेहनत होती है। वो कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले ऐसे नहीं था कि बस उठा जागा और पढ़ा दिया। एक हफ्ते उस पर रिसर्च करता था कि किस तरीके से बच्चों को समझाया जाए तो वीडियो इफेक्टिव बनेगी, बच्चों को इंटरेस्ट आएगा, बच्चों को समझ में आएगा, तब जाके वो वीडियो रिकॉर्ड करता था। और उसको खुद अगर अपनी वीडियो खराब लगी तो फिर से रिकॉर्ड करता था। रात को 2-2 बजे 1-1 बजे वीडियो रिकॉर्ड करता था। मतलब उसका एक अलग थिंकिंग थी। अच्छा, एक बार मुलाकात हुई स्टेशन पे चाय की दुकान पे, तो ये हुआ कि यार कहा कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। हम कहे पागल हो क्या, यहाँ बच्चे क्लास में पढ़ नहीं रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ेंगे। अच्छा, उस समय का समय यार 2016 15-16 में कौन कौन सोच सकता था कि यूट्यूब से बच्चे पढ़ेंगे? कोई नहीं सोच सकता था। तो मुझे भी यही लगता था यार, हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते थे, 10 बच्चे पढ़ने वाले मिलते थे, 25 बच्चे बकैती करके निकल जाते थे, बाहर निकले कोई मतलब है नहीं उनसे पढ़ाई लिखाई से। तो हम क्या यूट्यूब पे पढ़ेगा कौन? यूट्यूब कोई खोलेगा गाना सुनने के लिए, कुछ और करने के लिए, पढ़ने के लिए यूट्यूब कौन खोलता है आज के समय में? लेकिन उसकी थिंकिंग थी, कहा नहीं नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने वाले पढ़ेंगे, चाहे उनको आप कहीं पढ़ाइए। तो बनाता चला गया। ठीक है, तो वही है, सही है। मिटारा जा भैया। चलो बेटा, नेक्स्ट देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। नंबर 2 क्या है आपका? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इस टाइप के कॉम्बिनेशन में बेटा तुम्हारा जो पोटेंशियल होता है वो सिमिलर होता है सारे कैपेसिटर के अक्रॉस, यानी जितने भी कैपेसिटर हैं सब में पोटेंशियल सेम होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। चार्ज की वैल्यू क्या होती है? इसमें Q1 हो जाएगी, इसमें Q2 हो जाएगी, इसमें Q3। चार्जेस की वैल्यू अलग अलग स्टोर होगी। ठीक है, सीरीज में क्या होती थी? चार्जेस की वैल्यू सेम स्टोर होती है, इसमें भी Q चार्ज स्टोर होगा, इसमें भी Q चार्ज स्टोर होगा, इसमें भी Q चार्ज। लेकिन पैरेलल में पहले कैपेसिटर में अलग चार्ज स्टोर होगा, दूसरे कैपेसिटर में अलग चार्ज स्टोर होगा, तीसरे में अलग होगा। इसका कैपेसिटेंस क्या है? C1, इसका C2 और इसका C3। अब आप इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन तो फिर से क्या करेंगे, वही काम कीजिए। C इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? Q अपॉन V। तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? CV। ठीक है, तो Q1 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? C1 इंटू V। Q2 बराबर क्या लिख सकते हो? C2 इंटू V। और Q3 बराबर क्या लिख सकते हो? C3 इंटू V लिख सकते हो। अरे पहले कैपेसिटेंस के लिए ये आ जाएगा, दूसरे कैपेसिटर के लिए ये आ जाएगा, तीसरे कैपेसिटर के लिए ये आ जाएगा। टोटल चार्ज Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q इज इक्वल्स टू क्या आता है? CV आ जाता है। Q1 की जगह आप रख लोगे C1V प्लस C2V प्लस C3V। उसके बाद V आपने कॉमन ले लिया, C1 प्लस C2 प्लस C3 CV। V से V कैंसिल आउट, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। कुछ कठिनाई है इसमें? कुछ नहीं है, बच्चों वाला है। घर पे जाकर डेली डेली प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, घर पे आप 20 मिनट दे दीजिए पर डे फिजिक्स रिवीजन के लिए, और 1 घंटा 1.5 घंटा दे दीजिए न्यूमेरिकल पे, तो आपकी फिजिक्स एकदम बेहतरीन हो जाएगी।
कोई कहीं से पूछेगा आप बताने के लिए अयोग्य रहोगे। जो आप सर खुजाते हो हैं, ये क्या है? हाँ, नहीं, योग्य हो। ठीक है, जैसे कोई पूछता है ना कि बेटा कैपेसिटर क्या है, अरे वो सफेद सफेद होते हैं, ठीक, कन्फर्म लागत है, ई वाला आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप यूपी बोर्ड के हैं तो नूतन फॉलो कीजिए, है ना। सीबीएसई के होते तो ऐसे अरोड़ा फॉलो करते। नूतन कुमार मित्तल। नहीं नहीं, यूपी बोर्ड की अलग से आती है, आईएससी की भी आती है, यूपी बोर्ड की भी आती है। जब आप मार्केट मतलब दुकान पे जाओगे तो आप कह दोगे हमको नूतन चाहिए कुमार मित्तल की यूपी बोर्ड वाली, तो यूपी बोर्ड वाली देगा आपको। आईएससी में भी वही चलती है, लेकिन आईएससी का थोड़ा पैटर्न अलग है। हालांकि अगर आईएससी वाली मिल रही तो वो और अच्छी बात, वो वाली और अच्छी है, आईएससी वाली थोड़ी सी और बेटर है। तो आईएससी वाली ले लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो यार, 11-12 में बुक का या सिलेबस का कोई महत्व तो नहीं है। सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, सबका सिलेबस सेम, किसी में कोई अंतर नहीं। बस अंतर है पेपर के पैटर्न में। यूपी बोर्ड का पेपर बहुत इजी बनता है, सीबीएसई का बहुत है कठिन बनता है, आईएससी का दोनों के बीच में रहता है, मॉडरेट। अब सीबीएसई वगैरह में क्वेश्चन जानते हो क्या आता है, मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। अब वो केस बेस्ड का क्वेश्चन जो है बहुत कठिन होते हैं। मतलब जैसे तुम अपने जनरल जो देख रहे हो, जैसे एक कैपेसिटर पढ़ रहे हो, ठीक है, अब इसी कैपेसिटर पे एक केस बेस्ड क्वेश्चन बना देगा, एक पंखा है उसमें इतने माइक्रोफैरेड का लगाया और ये हुआ ऐसे वैसे, मतलब इस टाइप से एकदम प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन बना करके पूछ लेगा आपसे। इसको केस बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आ जाते हैं, तो वो बच्चों को समझ में नहीं आते, पढ़े कुछ थ्योरी है, लगाए न्यूमेरिकल है, अब इससे कैसे रिलेट करें। तो उसके लिए उनको वास्तव में प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, इसीलिए सीबीएसई वाले मर लगा लगा के एकदम क्वेश्चन बहा देते हैं। भाई आप ये बताइए, यूपी बोर्ड के बच्चे, कुछ ही बच्चे क्यों आगे निकलते हैं? सीबीएसई आईएससी के हर बच्चे आप देखें तो सब एवरेज लेवल के होते हैं, उसमें कोई मतलब मंद बुद्धि होवे नहीं करते, सब एवरेज होते हैं, क्योंकि उनको मेहनत बहुत करवाई जाती है। वही मेहनत आप शुरू कर दीजिए, आपसे बेटर कोई नहीं। एक समय था हम लोग के में कि यूपी बोर्ड के से अच्छे कोई बच्चे निकलते ही नहीं थे, जहां देखो वहीं यूपी बोर्ड छाया रहता था, हर जगह आईआईटी आईएएस पीसीएस हर जगह यूपी बोर्ड के बच्चे। सीबीएसई आईएससी वालों को सब भोंदू कहते थे, क्या है सब भोंदू, समझ लो हम लोग के समय में। लेकिन आजकल यूपी बोर्ड का सिस्टम है, पता नहीं क्या हो गया है, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते या मेहनत नहीं करना चाहते, या फिर उनको सही से वो नहीं मिल रहा है सुविधाएं। अलग सुविधाएं तो तुम लोग से भी कम हम लोग को मिली थी, बात यही है, रियलिटी है। हम लोग तो स्कूल में जाते थे, टीचर सुनने के लिए तैयार नहीं रहते थे, कोचिंग में पढ़ते थे, कोचिंग में जो टीचर पढ़ा देते थे बस वही सुन के चले आते थे। टीचर से कभी यही नहीं पूछ पा हिम्मत पड़ती थी कि सर ये छोड़ दिया है आपने। आजकल के बच्चे तो मुंह पे बोल देते हैं सर ये टॉपिक छोड़ दिया, इसको पढ़ाइए। हम लोग तो यहू नहीं कह पाते थे, इतना भी हिम्मत नहीं पड़ती थी। तो अलग समय है, अलग चीजें हैं, पढ़ेंगे तो यार सब होगा। बुक बुक से कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बुक होनी चाहिए आपके पास लगाने के लिए। बस जैसे एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन लगा डालिए, को मत छोड़िए। यूपी बोर्ड हो चाहे आगे चल के आपको कम्पिटेटिव एग्जाम देना है, सब में आपको एनसीईआरटी बहुत मदद करेगी, उसके क्वेश्चन बहुत मदद करेंगे। साथ ही साथ एक रेफरेंस बुक भी लगाइए। रेफरेंस बुक खत्म हो जाए तो एससी वर्मा लगा डालिए, एससी वर्मा खत्म हो जाए तो इरडोव की लगा डालिए। बहुत किताबें हैं यार, लगाते रहो, खत्म नहीं होगा, समझ रहे हो। अब हम थे अपने 11-12 में, जो रेफरेंस बुक थी नूतन की, ये पूरी लगाए थे। फिर जब हम तैयारी करने गए तो एससी वर्मा और इरडोव पूरी खत्म की, एक एक क्वेश्चन लगा करके, तब जा करके सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ आप फिजिक्स आने लगी, नहीं तो उसके पहले लगता था कुछ आवे नहीं करता। ये सब है सिस्टम, मिटा रहे हैं इसको बेटा। मार्केट में बुक बहुत अच्छी अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है।
एक बुक आती है सिंगेज लर्निंग की, सिंगेज लर्निंग की एक किताब आती है, वो भी अच्छा छापता है। मैथ में 6 किताब छापता है, 6 किताब उसकी मैथ की लगा लीजिए। कहाँ से मैथ पूछेगा आपको जेईई मेंस में। उसकी अगर आपने 6 किताब पढ़ डाली सिंगेज लर्निंग की, तो आप सिंगेज लर्निंग पब्लिकेशन बहुत इफेक्टिव किताब वो भी बनाता है। अब ये सब किताब हम अपने समय में लगा चुके हैं, लेकिन सब भूल भाल गए। 2011-12 में लगाए थे। चलो आगे तो समझिए। डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है बेटा? डाई इलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली बाउंड होते हैं अपने न्यूक्लियस से। टाइटली बाउंड का मतलब क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े होते हैं, यानी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, यानी ये कंडक्टर की तरह वर्क नहीं करता है ना। लेकिन इसको जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो प्रोटॉन्स हैं वो पोलरिटी जनरेट कर लेते हैं। पोलरिटी का मतलब जैसे मान लीजिए ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, इधर आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने इसमें क्या किया, एक स्लैब रख दिया डाइलेक्ट्रिक का ऐसा, ठीक है। ये स्लैब आपने इसके अंदर रख दिया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने स्लैब रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, तो इसके इस कोने पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, ठीक। और इस कोने पर अब सारे इलेक्ट्रॉन जब इधर आ गए तो इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। पॉजिटिव चार्ज नहीं मूव करते कभी भी, किसी भी कंडक्टर हो, चाहे इंसुलेटर हो, चाहे डाइलेक्ट्रिक हो, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करते हैं, सिर्फ सेमीकंडक्टर को छोड़कर। सेमीकंडक्टर मतलब जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, इन सब के अंदर पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज दोनों मूव करते हैं। लेकिन कंडक्टर और इंसुलेटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करते हैं, बल्कि एक जगह से निगेटिव चार्ज मूव करके एक जगह इकट्ठा हो गए, तो यहां पर निगेटिव चार्ज की कमी हो गई, जिसकी वजह से यहां पर कौन सी चार्ज जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। बाकी पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा किसमें पाया जाता है, न्यूक्लियस में, नाभिक में। और न्यूक्लियस या नाभिक से प्रोटॉन को निकालना बहुत बड़ी बात होती, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ये काम पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यहाँ पर ये पोलरिटी जनरेट कर लेता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस टाइप के मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। समझ में आई बात? इसका अपना एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, अपना एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जैसे के। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, अगर आप इस मटेरियल को किसी कैपेसिटर के अंदर फिल कर दें, 2 कैपेसिटर है उसके प्लेटों के बीच में इस डाई इलेक्ट्रिक को फिल कर देंगे, तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आई? तो डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं। टाइटली बाउंड का मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े होते हैं, और स्ट्रॉन्ग फोर्स से जब जुड़े होते हैं तो इसके अंदर कंडक्टिविटी 0 होती, यानी ये इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। इसको जब आप जोड़ देंगे तो ये करंट नहीं फ्लो कर पाएगा, लेकिन इसको जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पोलराइज जरूर हो जाएगा। पोलराइज का मतलब एक तरफ निगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पोलराइज होना, पोलराइजेशन, ठीक है। तो ये पोलराइज्ड हो जाता है। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। समझ में आई बात? तो लिख लीजिए डाइलेक्ट्रिक का सिस्टम, लिख लीजिए अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल a dielectric material is that type of material, is that type of material in which, is that type of material in which, in which in which
इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली electrons are tightly bounded with their nucleus, bounded with their nucleus, bounded with their nucleus, ठीक है, bounded with their nucleus, ठीक। अब ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है बेटा, जरा यहां समझो। मान लो ये तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसके अंदर इसको तुमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। यहां पर एक एक एटम है इसका, एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक एटम ये है, ठीक है। इस तरीके से क्या है, ढेर सारे एटम्स हैं। थोड़ा जूम करके आपको दिखाया जा रहा है। इसके अंदर ऐसे ढेर सारे एटम हैं। अब इसको आपने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, अब ये जो एटम है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अपना, बीच में प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन अपना एक तरफ चारों तरफ घूम घाम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर्टिकुलर अगर एक एटम की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जैसे ही आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं सब कहाँ आ जाएंगे, इस कोने पे आ जाएंगे। तो ये वाला कोना इसका हो जाएगा निगेटिवली चार्ज, और प्रोटॉन जो आपका न्यूक्लियस था वो थोड़ा सा हल्का सा शिफ्ट कर जाएगा इस तरफ, थोड़ा सा इधर की ओर शिफ्ट कर जाएगा, ये वाला कोना हो जाएगा पॉजिटिव। ऐसे इस तरफ भी होगा, ऐसे ही सारे एटम में हो जाएंगे बेटा, ऐसे ही सारे एटम में हो जाएंगे, सिमिलर प्रोसेस। तो अब अगर इसका तुम ये वाला सिरा देखो तो ये निगेटिवली चार्ज है, तो ये वाला आपका क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज की तरह काम करने लगता है। ये वाला सिरा देखोगे तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये वाला सिरा कैसे काम करने लगता है, पॉजिटिव चार्ज की तरह। तो मेन रीजन ये है कि जो इसके अंदर एटम होते हैं, जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक साइड आ जाते हैं, ठीक है। और जो आपका न्यूक्लियस होता है वो बहुत हल्का सा शिफ्ट होता है एटम के दूसरे कोने की तरफ। तो ऐसे निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। तो ये वाला सिरा पॉजिटिवली हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज की तरह काम करने लगता है, और ये वाला सिरा निगेटिवली चार्ज की तरह काम करने लगता है। तो इस तरीके से ये तुम्हारा क्या हो जाता है, पूरा पोलराइज्ड हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू निगेटिव जाता है, लेकिन जब आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ रख दोगे, कोई चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भागता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज भागता है, प्रोटॉन। तो इसीलिए निगेटिव चार्ज इधर आ गया और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ शिफ्ट हुआ, ठीक है। समझ में आई बात? तो इसको कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक। अब इस डाइलेक्ट्रिक का अगर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। अब आपने एक क्या लिया है, कैपेसिटर लिया है, इसका कैपेसिटेंस क्या है बेटा, C0, किसमें, वैक्यूम में या फिर एयर में। हवा या वैक्यूम में अगर इसका कैपेसिटेंस C0 है, और जब आप इसके अंदर क्या करते हो, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल कर देते हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो अब इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा K इंटू C0, यानी K गुना इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा कैपेसिटेंस का, ठीक है। ये सब बना लीजिए थोड़ा, हालांकि जो नोट्स आपको हमने भेजा उसमें है ना, सारी चीजें, सारे मैटर्स हैं उसमें। देखो नोट्स आपको मैंने सेंड कर दिया, अगर आप उसको लिख लेते हो घर पे बैठ के तो और अच्छी बात है। यहाँ आप एक रफली वर्क करते रहिए, लिखते रहिए, अपना समझते रहिए, फिर जाके नोट्स को पढ़िए, फिर किताब पढ़िए, फिर क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए काम बहुत है आपके पास।
क्या बेटा? पोलराइजेशन नहीं होगा, डाइलेक्ट्रिक में होगा। देखो ऐड कर लो भैया, जिसको जिसको ऐड होना है कर लो। अरे अब तो तुम एडमिन हो तो तुम मैसेज भी भेज सकते हो ग्रुप में, तो ऐड कर लो, नोट्स वोट्स फिर से भेज दो ऐड करने के बाद सब। ठीक है, हाँ उसको मैंने सेटिंग चेंज करके एडमिन केवल मैसेज सेंड कर सके ऐसा कर दिया था, क्योंकि उसमें बच्चे जो है पता नहीं क्या क्या भेज रहे थे। मिटा रहे भैया? चलो आगे समझो। एक टॉपिक और लिख लीजिए, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, ये पढ़ा चुके हैं क्या? नहीं पढ़ा है ना? हाफ CV स्क्वायर कुछ आता है, पढ़ा चुके हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, तब ठीक है, तब पढ़ लो। एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। देखो जैसे ये मान लो आपका कैपेसिटर है, इसको आपने क्या किया, कोई V पोटेंशियल से जोड़ा, इसका कैपेसिटेंस कितना है C, और इसमें जो चार्ज आया है स्टोर हुआ है वो क्या है Q। तो W इज इक्वल्स टू बेटा क्या होता है, सॉरी V इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, W अपॉन Q। ये पोटेंशियल वाले फॉर्मूले से था, इसके पहले जो आपने पोटेंशियल पढ़ा है उसमें यही फॉर्मूला आ रहा था, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। याद कीजिए, इनफाइनाइट से किसी चार्ज को किसी पॉइंट पर ले आने में किया गया वर्क डन उस पॉइंट का पोटेंशियल बताता है। तो यही फॉर्मूला आ रहा था, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, जहां W क्या होता है, वर्क डन होता है, Q क्या होता है, जो चार्ज है इनफाइनाइट से आप ले आ रहे हो, और V क्या है, उस पॉइंट का पोटेंशियल है। तो अगर आप यहाँ पर लिखोगे W इज इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा, VQ। तो अगर आप dW लिखोगे तो क्या हो जाएगा, V इंटू DQ। ठीक है, तो dW इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इंटू DQ। अगर कोई, ये भाई एक फिक्स वर्क डन है, लेकिन अगर आप एक स्मॉल चार्ज को ले आओगे तो आपको छोटा सा वर्क डन भी करना पड़ेगा, तो dW इज इक्वल्स टू V इंटू DQ हो गया। अब dW इज इक्वल्स टू V की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, Q बाई C, दैट इज DQ। उसके बाद dW इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाई C Q इंटू DQ, ये अलग से लिख लिया। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। दोनों साइड इंटीग्रेट करने पर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dW इंटीग्रेशन ऑफ Q बाई C DQ।
1/c बाहर आ जाएगा, q इंटू डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा और लिमिट लग जाएगी 0 टू q। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भैया, w, तो w इज इक्वल्स टू 1/c। q डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, क्या q डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, इसका इंटीग्रेशन q का इंटीग्रेशन q²/2। एक है लड़का पढ़ रहा है लग रहा है, क्यों भाई उनका नहीं बता पाए, एक ही व्यक्ति पढ़ेगा पूरे क्लास में। अब यहां पे देखो लिमिट कैसे रखते हैं, q को अपर लिमिट को पहले रखेंगे q की जगह पे, फिर लोअर लिमिट को रख करके माइनस कर देंगे। तो पहले q रखा तो q²/2 हो गया और फिर 0 रखा तो 0/2 हो गया, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो आपका बचा 1/2 q²/c, ये आपका आ गया w। और फिजिक्स में टोटल वर्क डन ही क्या होती है, एनर्जी होती है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज एनर्जी, तो आप क्या कहेंगे, टोटल कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब जितना आप अधिक से अधिक काम कर सकते हो वही आपकी ऊर्जा है। तो यहाँ पर मैंने कुल ऊर्जा कुल कार्य निकाल लिया, तो इसी को क्या कह सकते हैं, इसी को आप कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। U इज इक्वल्स टू 1/2 q²/c। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया बेटा। उसके बाद आप Q बराबर क्या लिख सकते हो, CV लिख सकते हो। Q बराबर आप CV पुट कर दीजिए, तो U बराबर क्या हो जाएगा 1/2 c²v²/c। तो C से C कट गया, तो U आ गया आपका हाफ CV²। एक फॉर्मूला ये आ गया बेटा पोटेंशियल एनर्जी का। तीसरा फॉर्मूला V² की जगह आप